हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीके सर अपने यूट्यूब चैनल बीके कॉमर्स स्टूडे में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो बेटा इस समय पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। और ज़्यादा उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई करें और तैयारी करते रहें, साथ साथ दोबारा पढ़ने का मौका बिल्कुल मत दें, ठीक है। क्योंकि समय उतना नहीं है कि दोबारा पढ़ने का मौका दिया जाए, इसलिए इतना बेहतर से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत शॉर्ट तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। और लगभग इसमें जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारी बातें इन्वॉल्व करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और क्लियर भी होता होगा, बच्चे लिख आप लोग लिख कर भेज रहे हैं हमारे पास, का मतलब कहीं तैयारी तो हो ही रही है, ठीक है बेटा। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे इधर मुस्लिम कालीन शिक्षा, या इसको मध्यकालीन शिक्षा भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब मध्यकालीन शिक्षा की बात करेगा तो मुस्लिम कालीन शिक्षा होती है, ठीक है, जिसमें जो है शिक्षा का आधार मुस्लिम के बेस पर था, ठीक है। इसमें जो है ये इस शिक्षा ने जो है आपके बौद्धकालीन शिक्षा और वैदिक शिक्षा को जान लीजिए एकदम तहस नहस कर दिया, ठीक है। इसमें पूर्ण रूप से मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत मदरसे, मकबरे आदि की स्थापना की, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए बेटा, शिक्षा जो है दो भागों में बांट दी गई, सल्तनत काल अलग कर दिया गया, मुगल काल अलग कर दिया। तो सल्तनत काल हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। सल्तनत काल में जैसे हम पहला वंश गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने दिल्ली में या विभिन्न स्थानों पर मदरसे आदि की स्थापना किया, ठीक है। मैं कुछ शासकों के विषय में मैंने चर्चा कर लिया है। जैसे गुलाम वंश में सबसे पहले महमूद गजनवी था, मोहम्मद गौरी आई, मोहम्मद गौरी के दास कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश, ठीक है। और इल्तुतमिश की पुत्री कौन? राजिया बेगम के बाद नसरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन, इतने लोग थे गुलाम वंश के शासक थे, ठीक है। उसके बाद जो है गयासुद्दीन बलबन की कमजोरी के कारण खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश में शिक्षा का क्या आधार रहा, खिलजी वंश में मुस्लिम शिक्षा का क्या आधार रहा, किन किन मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, इसके बहुत संक्षिप्त में हम जानेंगे, ठीक है बेटा। वैसे एक क्वेश्चन खुद पूछा नहीं जाता, लेकिन ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल के विषय में पूछ लेता, शिक्षा में किसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा, कौन कौन से मुस्लिम शासक इन्वॉल्व थे, तो कम से कम उनका नाम आप जानते रहें, कौन मदरसे आदि की स्थापना किया, इन सब के नाम आप समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो खिलजी वंश जो माना जाता है बेटा 1290 से 1320 ईस्वी माना जाता है, ठीक है। इस वंश में जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन खिलजी मुख्य शासक थे। तो अगर आपसे इसे पूछ लेगा खिलजी वंश के मुस्लिम काल में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक कौन थे, तो अलाउद्दीन और जलालुद्दीन, ठीक है। जलालुद्दीन मुख्य शासक थे जिन्होंने शाही पुस्तकालय की स्थापना की। तो शाही पुस्तकालय की स्थापना किस शिक्षा प्रणाली में हुई थी, तो मध्यकालीन शिक्षा में हुई थी। और मुस्लिम काल में किसके शासनकाल में हुई थी? जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी। किस वंश में? खिलजी वंश में, ठीक है। शिक्षा के स्थापना की एवं शिक्षा प्रशासन में रुचि दिखाई और शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया इन्होंने, ठीक है। तो ये किसके विषय में था? खिलजी वंश में। किसके विषय में था? जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के मुख्य शासक माने गए, ठीक है। इन्होंने शाही पुस्तकालय की स्थापना की और शिक्षा व्यवस्था के प्रशासन व्यवस्था में खासी रुचि जताई है, ठीक है। अमीर खुसरो भी इसी काल के थे। अमीर खुसरो नाम अगर आप लोग सुना होंगे तो इसी काल थे। अमीर खुसरो का भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने अच्छी पुस्तकें, अच्छे ना एक कवि के रूप में माने जाते थे, ठीक। आप हिंदी में पढ़े होंगे अमीर खुसरो के विषय में, उनकी कुछ रचनाएं भी हैं, ठीक है। तुगलक वंश, अगला तीसरा क्या है बेटा? तुगलक वंश जो है वो 1320 से 1412 ईस्वी माना जाता है। इस वंश में मोहम्मद तुगलक, इसको मोहम्मद बिन तुगलक भी कहते हैं, एवं फिरोज शाह तुगलक हुए। मतलब तुगलक वंश में कौन कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक हुए, जिन्होंने दिल्ली में मदरसा मकबरा बनवाया। जिन्होंने दिल्ली में मदरसा मकबरा कौन बनवाया था?
आज तुगलक वंश में, तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, दिल्ली में मदरसे और मकबरे आदि की स्थापना किया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, विद्वानों को भी आश्रय दिया। जो विद्वान हुए करते थे, चाहे वो हिंदू धर्म के थे चाहे किसी धर्म थे, विद्वानों को भी इन्होंने क्या किया, आश्रय दिया। ठीक है, इसके शासन काल में लगभग 100 मदरसे दिल्ली में थे। ध्यान दीजिए, पूछा जाएगा किसके शासन काल में 100 मदरसे दिल्ली में स्थापित हुए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। किस वंश में, तुगलक वंश में। ठीक है, लगभग 100 मदरसे दिल्ली में खुल गए थे। ठीक है, और वहाँ पर इसी काल से मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति की शुरुआत की गई है। ठीक है, मतलब तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में जो मेधावी छात्र हुआ करते थे, अच्छे नंबर पाने वाले छात्र हुआ करते थे, उनको छात्रवृत्ति की ही व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो छात्रवृत्ति की व्यवस्था सर्वप्रथम तुगलक वंश से शुरुआत हुई। किसके शासन काल में, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में बहुत मदरसे मकबरे बनवाए और लगभग 100 के आसपास उन्होंने मकबरे आदि की स्थापना की। ठीक है, आगे है सैयद वंश। क्या है बेटा, सैयद वंश। सैयद वंश 1414 से 1451 माना जाता है ईस्वी में। इस वंश ने 2 नगरों बदायूं तथा बीदर की शिक्षा का केंद्र बनवाया। मतलब इस वंश में जो शासक था वो इस वंश में 2 नगरों को, जिसमें बदायूं और बीदर की शिक्षा का केंद्र। तो किस मतलब वंश में बदायूं और बीदर की शिक्षा का केंद्र बनवाया गया था, वो सैयद वंश में। किस शासक ने, सैयद वंश के शासकों ने। ठीक है, अगला 5वां है लोधी वंश। क्या है बेटा, लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक हर किसी को पता होगा, बहलोल लोधी था। ठीक है, ये वंश 1451 से 1526 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है, लोधी वंश में बहलोल लोधी तथा सुल्तान सिकंदर लोधी ने कई कॉलेजों की स्थापना की। मतलब बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी मिलकर इस काल में, इस युग में, इस वंश में कई कॉलेजों की स्थापना की, जिसमें सिकंदर जो लोधी था बेटा, ये एक अच्छा कवि माना गया, विद्वान माना जाता था। ठीक है, इन्होंने अच्छे कुछ विशेष मतलब संस्थानों की, कॉलेजों की स्थापना की है और वहाँ पर अपने कुछ मतलब कृतियाँ भी जताई हैं। ठीक है, तो ये लोधी के कई कॉलेजों की स्थापना की। सिकंदर लोधी स्वयं कवि थे, ये कवि था। ठीक है, सिकंदर लोधी स्वयं कवि था। इसकी शिक्षा के प्रति विशेष रुचि मानी जाती है। ठीक है, मतलब सिकंदर लोधी के शिक्षा के प्रति इनकी विशेष रुचि थी। इस काल में कई मदरसे खुले, जिसमें हिंदुओं ने भी फारसी भाषा पढ़ना शुरू किया। तो ध्यान दीजिए, हिंदुओं द्वारा फारसी भाषा पढ़ने की शुरुआत किस युग में हुई है, लोधी वंश में हुई है। अगर युग की बात करें तो सल्तनती काल में, सल्तनती युग में। ठीक है, लोधी वंश में जो है हिंदुओं ने भी क्या किया, फारसी भाषा सीखना प्रारंभ किया, पढ़ना प्रारंभ किया। और इसी समय उर्दू जुबान का भी विकास हुआ है। मतलब उर्दू जो भाषा है, उर्दू भाषा जो बोली जाती है मुस्लिम काल में, लोधी वंश की ही देन है उर्दू भाषा, उर्दू जुबान। ठीक है, तो इसको जानते रहिएगा। ठीक है बेटा, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिल रहा है। जैसे यहाँ पर उर्दू जुबान का भी विकास हुआ है। सर्वप्रथम हिंदुओं ने फारसी भाषा की शुरुआत कब की है, तो लोधी वंश में हुई है। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। उसका पुत्र सिकंदर लोधी, दोनों लोग मिलकर कई कॉलेजों आदि की स्थापना की है, जिसमें सिकंदर लोधी स्वयं कवि थे, उनकी शिक्षा के प्रति विशेष रुचि थी। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला जो आता है बेटा, शिक्षा का दूसरा पार्ट। मैंने बताया था ना, मुस्लिम कालीन या मध्यकालीन शिक्षा में शिक्षा की शैक्षिक दृष्टि से इसको 2 काल में बांटा गया है। ठीक है, एक आपका था सल्तनत काल और दूसरा है मुगल काल। तो सल्तनत काल क्लियर हो गया। सल्तनत काल में 5 मतलब वंश थे, जिसमें सबसे पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश। इसको आप याद कर लिए, गुलाम वंश। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले कौन सा वंश आया था, गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश, है ना। तीसरा सैयद वंश। चौथा कौन सा वंश, चौथा देखो सॉरी, तीसरा तुगलक वंश आया था, तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश। देख लीजिए तरफ से, गुलाम वंश कल हम लोग पढ़े थे, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है,
अब हम बात करेंगे मुगल काल में शिक्षा। मुगल काल में देखो वंश तो नहीं आया, लेकिन इसमें अनेक अनेक जो है मुस्लिम शासकों ने अपना अपना आधिपत्य जमाया और अपने अपने आधिपत्य से अपने अपने राज्यकाल में अपने शासन व्यवस्था में शिक्षा के क्षेत्र में कई मतलब विश्वविद्यालय, कई कॉलेज, कई मदरसे, मकबरे आदि की उन्होंने स्थापना किया है। ठीक है, तो जो आपका मुगल काल है सल्तनत के युग के बाद का काल माना जाता है। ठीक है, सल्तनत युग के बाद का मुगल काल माना जाता है, जो 1520 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, इसमें इस मतलब बाबर था, बाबर ने 1526 से मतलब इसका काल प्रारंभ होता है। 1526 से जब ये लोधी वंश समाप्त होता है, भाई लोधी वंश में इसमें कई कमियां आ जाती हैं, कई समस्याएं आ जाती हैं, कमजोरियां आ जाती हैं, इसलिए लोधी वंश जो है का जो अंतिम शासक था सिकंदर था, इससे लोधी वंश समाप्त हो गया। लोधी वंश समाप्त करने के बाद बाबर ने ही जो है एक मुगल काल की स्थापना की, जिसमें बाबर ने अपने इस शासनकाल में 1526, बाबर का जो शासनकाल था लगभग 1526 था। ठीक है, ईस्वी के आसपास इन्होंने मकतबों, मदरसों की उन्नति पर बहुत विशेष ध्यान दिया और इसके लिए शोहरत आम जैसे पहले हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में शोहरत आम जैसे मदरसे आदि की स्थापना की जाती थी, वहाँ पर शोहरत आम की भी खोला गया। ठीक है, जिसमें लोग जाकर मतलब बिस्मिल्लाह संस्कार आदि के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते थे, जिसमें बताया गया है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। ठीक है, मतलब प्रारंभिक जो शिक्षा की शुरुआत बताई गई है बिस्मिल्लाह संस्कार के, जैसे हम उसमें बौद्ध का मतलब वैदिक काल में सबसे पहला विद्या आरंभ संस्कार प्रारंभिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार। ठीक है, और बौद्ध शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवज्य संस्कार। ठीक है, और ये संस्कार दिया जाता था। और जो है आपका मुस्लिम शिक्षा में बिस्मिल्लाह संस्कार कराया जाता था। ठीक है, जिसमें बताया गया प्राथमिक शिक्षा की मतलब प्रवेश हेतु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन माना जाता था। ठीक है, तो ये दिन के अंतर्गत उसको प्रवेश के लिए क्या किया जाता था, लाया जाता था। जिसमें बच्चा बोल नहीं पाता था अच्छे से, तो वो संस्कार ना करा कर केवल बिस्मिल्लाह कहवा दिया जाता था, इसी से शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जो है शोहरत आम की भी खोला गया, किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। कब खोला गया, 1526 ईस्वी में। ठीक है, बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं 1530 से 1540 गद्दी पर रहा, कि एक पुस्तक प्रेमी था। हुमायूं जो था एक पुस्तक प्रेमी तथा ज्ञान प्रेमी था। इसके काल में भूगोल, ज्योतिष और गणित विषयों के अध्ययन की प्रगति हुई। तो ध्यान दीजिएगा, किसके काल में भूगोल, ज्योतिष आदि विशेष विषयों की शुरुआत हुई है, तो हुमायूं के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ देखिए भूगोल, ज्योतिष और गणित विषयों की अध्ययन की प्रगति हुई। ठीक है, हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी आया। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 5 साल शासन किया। इसने शिक्षा के लिए ठोस प्रयास किए और नारनौल में मदरसा की भी खोला। ठीक है, शेरशाह सूरी भी शिक्षा में विशेष प्रयास किए, ठोस प्रयास किए। इन्होंने विभिन्न जगहों पर शिक्षा के संबंध में मदरसे, मकबरे आदि खोले। ठीक है, अगला है शेरशाह सूरी के बाद अकबर आते हैं। अकबर आप सब लोग जानते हैं 1526 से 1605 ईस्वी का इनका शासनकाल माना जाता है। ये शासनकाल में काफ़ी दिन तक रहे। का नाम शिक्षा, साहित्य और जन कल्याण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। आप जानते हैं अकबर बीरबल की कहानी भी सुने होंगे, तो वही अकबर की शासनकाल की बात की जा रही है। ये वैसे अकबर जानते थे आप लोग जन के लिए बहुत प्रेमी था। ठीक है, शिक्षा साहित्य से प्रेमी था, जन कल्याण के लिए बहुत ही लगाव था इसका। इन्होंने आगरा, फतेहपुर सीकरी, गुजरात, है ना, इन्होंने आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, गुजरात में मकतब और मदरसा बनवाया। ठीक है, तो मतलब अनेक जगहों पर मदरसों आदि की स्थापना कौन किया, अकबर। तो अकबर ने भी शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रयास किए। ठीक है, अगला है पांचवा जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627 भी शासनकाल माना जाता है। ठीक है, जहांगीर ने अकबर की भांति जहांगीर भी शिक्षा प्रेमी था। ठीक है, अकबर की तरह अकबर का ही पुत्र जहांगीर था, और जहांगीर भी जो है मतलब
आप जानते हैं कि जहांगीर भी जगह जगह मकबरा आदि दिल्ली में अन्य स्थानों पर इन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया। अगला शाहजहाँ है। शाहजहाँ ने 1628 से 1658 इनका शासनकाल माना जाता है। शाहजहाँ ने दिल्ली में शाही मदरसा का स्थापना बनवाया। आप लोग ये जो दिल्ली में शाही मदरसा देखने जाते हैं उसको कौन बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है। उसके बाद जो अंतिम शासक आता है औरंगजेब 1658 से 1707 में अपना धन दोनों साम्राज्य विस्तार और प्रभुत्व वृद्धि में लगाया। औरंगजेब ने अनेक मकतबों और मदरसों की भी स्थापना की। ठीक है। तो कह सकते हैं इस प्रकार विद्वानों की यह भी धारणा है कि औरंगजेब हिंदुओं और पारंपरिक शिक्षा केंद्रों के प्रति पूर्वजों की भांति सहिष्णु नहीं था और मंदिरों तथा विद्यालयों को नष्ट करवाने का भी इन्होंने काम किया। ठीक है। केवल मकतबे और मदरसे आदि की स्थापना करवाया। ठीक है। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार औरंगजेब के उत्तराधिकारी की अयोग्यता के कारण मुगल साम्राज्य का भी पतन होने लगा। औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे, उनकी कमियों के कारण, है ना, मतलब कमजोरियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा और शिक्षा और शिक्षण संस्थान उपेक्षित हो गई। इसी समय अवसर पाकर नादिर शाह ने आक्रमण कर मुगल साम्राज्य का अंतिम रूप से क्या किया? समाप्त कर दिया और प्रसिद्ध शाही पुस्तकालय का भी क्या ले लिया? अपने साथ उसको ले लिया। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो मुगल साम्राज्य था, मुगल वंश था, मुगल काल था, ये भी समाप्त हुआ। अब जो हम लोग आगे बढ़े हैं, अब विशेष प्रकार के पत्र घोषित किए गए हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा से अगर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग की जो शिक्षा होगी वो 1813 का एक चार्टर पत्र पढ़ना है। ठीक है। जो इन्हीं साम्राज्य द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा में अभी केवल ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, केवल 2 प्रकार की शिक्षा पढ़े हैं इसके अंतर्गत कि इन दोनों काल में कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या मुस्लिम शासकों ने कौन कौन से कार्य किए, इसी को अभी जाने हैं। अब हम अगली क्लास में जानेंगे मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य और आदर्श, उसके बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था और दोष। अभी 2 क्लास इस पर चलेगी मुस्लिम कालीन शिक्षा पर। ठीक है। उसके बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स क्लियर करते रहिए, जो समस्या हो आप तुरंत क्लियर कर दीजिए। ठीक है। चलें, धन्यवाद।